बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 19 का जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें एक्चुअली ये दो टॉपिक्स में कवर करना है आप लोगों ने, मतलब नेक्स्ट आप लोगों को लेक्चर शेयर नहीं किया जाएगा, इसमें दो ही हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोनों को ही हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं जितना हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा है, पेयर प्रोडक्शन पढ़ी है। तो उसमें हमने सारी की सारी पार्टिकल नेचर को डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या लाइट की पार्टिकल नेचर को, जिसमें हमने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है जिनको क्वांटा ऑफ लाइट हमने कहा, और उनके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी और उनका अपना मोमेंटम था, तो इस वजह से हमने उनको पार्टिकल के तौर पर बिहेव किया। आज जो स्टूडेंट डिस्कशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअली ये हमारे पास वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स है, कि जो हमने डिस्कस किया कि जो लाइट है एज अ वेव, क्योंकि हमने उसकी डायफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, पोलराइजेशन में, ये सारी प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी ये वेव के तौर पर पहले बिहेव किया हुआ इसने, मतलब आपने जब डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में तो वो सारी वेव के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज थी। तो फिर हमने डिस्कस किया कि वो वेव जो है एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है, जिसमें हमने पिछले 3 इफेक्ट्स पढ़े। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव के तौर पर बिहेव करते हैं या नहीं करते। तो इसके बारे में सबसे पहले जो हाइपोथेसिस दिया वो डी ब्रॉगले या डी ब्रॉय भी इसको पढ़ा जाता है, डी ब्रॉगले भी, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस आज हमने डिस्कस करना है कि उसने क्या ऐसा मफरूज़ा पेश किया कि अगर इस तरह से देखा जाए तो लाइट को हम एज अ वेव डिस्कस कर सकते हैं, यानी पार्टिकल जो फोटॉन के ऊपर मुश्तमिल थी उसको हम एज अ वेव डिस्कस कर सकते हैं। वो किस तरह से? तो यहाँ पे जो डिस्कवरी है 1924 में फ्रेंच फिजिसिस्ट जिसका नाम डी ब्रॉगले है, उसने कहा कि लाइट की ड्यूअल नेचर है। हम उसकी पार्टिकल नेचर को तो डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने डिस्कस करना है, उसने कहा कि ये पार्टिकल एज अ वेव भी बिहेव कर सकते हैं। वो किस तरह से? तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमें यहाँ तक पता है मोमेंटम ऑफ द फोटोन, हमें पता है P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, हम इज इक्वल टू पी सी वाले रिलेशन से इसको निकाल आए थे, तो वहाँ से एच ओवर लेमडा, ये है मोमेंटम फोटोन का। फोटोन को यहाँ हम एक पार्टिकल के तौर पर ले रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई और पार्टिकल जो है जिसके पास वेलोसिटी v हो और उसका m हो, वो अगर मूव करता हुआ आ रहा है तो उसके पास क्या मोमेंटम होगा। तो हमें पता है फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ P इज इक्वल टू mv। तो ये दोनों मोमेंटम है h ओवर लेमडा एंड m ओवर v। इन दोनों इक्वेशंस का अगर आप कंपैरिजन करें तो इसकी लेफ्ट साइड जो है वो कंपेयर हो जाएंगी, तो राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। h ओवर लेमडा इज इक्वल टू mv, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये h ओवर लेमडा इज इक्वल टू mv। यहाँ से अगर आप देखें इनको कंपैरिजन करें तो h ओवर लेमडा इज इक्वल टू mv, यहाँ से लेमडा निकालें वेवलेंथ, क्योंकि हम एज अ वेव डिस्कस करना चाह रहे हैं उसी पार्टिकल को, तो हम वेवलेंथ निकाल के इसको डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, h ओवर लेमडा इज इक्वल टू mv, यहाँ से अगर हम लेमडा इधर ले जाएं और mv नीचे आ जाएगा तो लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो ये वेवलेंथ है उसी एसोसिएटेड पार्टिकल की। ये देखें जो पार्टिकल हम वेलोसिटी v के साथ मूव करवा रहे थे जिसको, और यहाँ पे फोटोन को भी हमने एज अ पार्टिकल ट्रीट किया हुआ था, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv, ये ड्यूअल नेचर को बताती है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब उसमें ड्यूअल नेचर किस तरह से है? एक नेचर उसकी पार्टिकल नेचर, आप ये देखें मोमेंटम हमेशा पार्टिकल्स का होता है, यहाँ पे मोमेंटम मौजूद है m और v, मैस जो है पार्टिकल्स के पास। उसके बाद ये लेमडा जो है ये बता रहा है वेवलेंथ को, तो ये इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv दोनों को ही एट अ टाइम एक्सप्लेन करती है, लेमडा वेवलेंथ की वेव नेचर के लिए और p उसकी पार्टिकल नेचर के लिए। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि वो जो पार्टिकल है उसको भी एज अ वेव ट्रीट किया जा सकता है, तो उसकी वेवलेंथ का भी हमने रिलेशन निकाला, लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर मैसिव बॉडी है, मैसिव पार्टिकल है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी वेव नेचर कितनी खास होगी या किस तरह से। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर तो ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आपको आ सकता है, फॉर स्मॉलर मैस, इसको आप एमसीक्यूज के तौर पर ट्रीट कीजिएगा। अगर तो मैस स्मॉलर है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ये आपकी बुक में भी एग्जांपल मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv है। ये देखें तो लेमडा का और मैस का इन्वर्स रिलेशन है, लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv, तो लेमडा का और इसका मैस का इन्वर्स रिलेशन है। अगर तो मैस होगा हायर, मतलब अगर मैस स्मॉलर होगा, ये देखें पहले नंबर पे फॉर स्मॉलर मैस, मैस स्मॉलर है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जबकि
दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि स्मॉलर मैस है तो हायर वेवलेंथ है, और उसके बाद अगर लार्जर मैस है तो स्मॉलर वेवलेंथ है। तो ये वेवलेंथ का और इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो ये डी ब्रॉगली ने अपना ये मफरूज़ा पेश किया था कि इस तरह से एक जो लाइट है या जो पार्टिकल नेचर रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, एक्सरेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सारे पार्टिकल्स को हम एज अ वेव ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को एक्सप्लेन किया एट अ टाइम। जो उसने बताया वो कौन है जी, जिसका हाइपोथेसिस है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली के वक्त तक ये बातें एक मफरूज़े के तौर पर ली जाती थी, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं था, ठीक है जी। तो उसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया वो है, पहला एक्सपेरिमेंट जिसने किया वो है डेविसन एंड जर्मर। ये दो साइंटिस्ट थे, इनके नामों से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वहाँ तक आपका फर्स्ट लेक्चर था, यहाँ से अब सेकंड लेक्चर है। इसको अगर आप देखें गौर से तो हम अब डिस्कस करते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसके एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे एक्सरे डाइफ्रैक्शन के ज़रिए थे। तो इन्होंने भी एक्सरे डाइफ्रैक्शन, क्योंकि डाइफ्रैक्शन तो वेव्स की होती है, तो इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन की जो उन्होंने ये जिस एंगल पे वो डिटेक्ट हुए उसको डिस्कस किया उन्होंने। तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ थी जैसे कि एक्स रेज डाइफ्रैक्शंस की थी। तो डाइफ्रैक्शन वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो किस नेचर को एक्सप्लेन करता है, तो आपने बताना है एक्सपेरिमेंट शोज द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का एज अ पार्टिकल लिया हमने और उसकी वेव नेचर के तौर पर लिया, उसको हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करेंगे, और जो हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली का था उसको भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों हम रिजल्ट्स निकालेंगे। अगर तो रिजल्ट्स हमारे पास कंपेरेबल होते हैं तो हम कह देंगे जी वाकई डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था उसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली सही प्रूव कर दिया डेविसन एंड जर्मर ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस एक्सपेरिमेंट इज सिमिलर टू एक्सरे डाइफ्रैक्शन। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक्सपेरिमेंटल सेटअप ज़रा देखें आप। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने एक फिलामेंट को यहाँ से पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ, और यहाँ पे वेरिएबल सोर्स है, पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज करवाया जा सकता है। यहाँ से फिलामेंट जब हीट होगा तो हीट की वजह से थर्मियोनिक इमिशन स्टार्ट हो जाएगी। थर्मियोनिक इमिशन में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हीट, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे इस मेटल के इस कैथोड के साथ। ये देखिए ये मेटल का कैथोड है, इसको आप यहाँ पे सी से शो कर लें, ये कैथोड है। फिलामेंट हीट होगा, फिलामेंट के हीट होने से कैथोड गर्म होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि डाइफेक्ट होंगे हर तरफ, इनको हमने यहाँ पे इन दो स्लिट्स के ज़रिए पोलराइज किया हुआ है, मतलब यूनी डायरेक्शनल किया हुआ है, ताकि ये जाके इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है इसको बीम की फॉर्म में बनाना है हमने। ये जो स्लिट्स लगी हुई हैं इनका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन जो डाइफेक्टेड मैनर में थे वो सीधा ही बिल्कुल एक जाएँ, तो इस तरह से ये एक सीधी लाइन में जाएं, इस तरह से यूनी डायरेक्शनल होके जाएं, इनके एक्सट्रीम मिले हमें। तो यहाँ से जब ये टकराते हैं हमारे पास टारगेट है निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल के ऊपर जब ये किसी एंगल के साथ, ये इसका एंगल है, इसको ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं, जिस एंगल के साथ ये टकरा के फिर डाइफेक्ट होते हैं, ठीक है जी, स्कैटर होते हैं जहाँ से। यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है और इस टारगेट निकल क्रिस्टल के साथ ये टकरा के उधर डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट हो जाती है। ये डिटेक्टर वेरिएबल हो सकता है, यहाँ भी इसको रख सकते हैं, इसको भी यहाँ भी रख सकते हैं, ये एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम एंगल चेंज करेंगे डिटेक्टर वहीं पे मूव हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स, एफएससी की बुक में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन क्योंकि एक्सरे डाइफ्रैक्शन की बात यहाँ पे आई है और उस डाइफ्रैक्शन के पैटर्न को डिस्कस किया हुआ बातों में, तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए, आप बनाएं चाहे ना बनाएं इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा डेवलप करते हैं, अच्छे से समझ आती है इससे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हम करेंगे और फिर हम थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को डिस्कस करके फिर हम इनको कंपैरिजन करेंगे कि क्या वाकई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने हाइपोथेसिस को पूरा किया या नहीं किया। तो स्टूडेंट्स ये है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास आए। ये स्टूडेंट्स डाइफ्रैक्शन आपको दिखाई गई है, ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है ना, ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न है। डाइफ्रैक्शन आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ, किसी टारगेट के साथ टकरा के अपने एंगल से हट जाना, अपनी जिस रास्ते से पाथ से हट जाना, डाइफ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक प्लेन डिस्कस किया हुआ, ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये क्योंकि
एक्सरे, ये जो निकल का क्रिस्टल है ना, उस क्रिस्टल को हमने यहाँ बनाया हुआ। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो निकल इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये एटम्स पड़े हैं इसके, ये तो ये दोनों लेयर्स ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन की बीम टकराएगी इधर फिर इधर, या फिर इसको एक्सरे डाइफ्रैक्शन के तौर पर किया होगा, एक्सरेज इस तरह से टकराई और यहाँ फिर इधर से टकराई दूसरे प्लेन के साथ, तो इधर यहाँ डिटेक्टर पे जब इनका इंटरफेरेंस होता है, ये दोनों वेव्स आएंगी इस तरह से क्रिस्टल के साथ टकरा के, जब ये डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होती हैं तो इनकी इंटरफेरेंस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटरफेरेंस भी आपने पढ़ी हुई है कि इंटरफेरेंस जो है डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, तो उसको भी हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम देखें इसी एक्सपेरिमेंट को हमारे वाले एक्सपेरिमेंट के साथ, ये एक्सरे डाइफ्रैक्शन का है और ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, तो हमने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट सिमिलर है एक्सरे डाइफ्रैक्शन के। तो ये जो एक्सरे डाइफ्रैक्शन पे हमें पीक्स मिलती हैं और जो यहाँ मिलती हैं, इनको हम अब डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट आप देखें, एक्सरे डाइफ्रैक्शन में आपको मिलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगी वहाँ पे मिनिमा, इस तरह से। तो ये देखें, ये मिनिमा और ये मैक्सिमम, ये मिनिमा और ये मैक्सिमम। अब ज़रा देखें, हमने यहाँ से पोटेंशियल को कर दिया वेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल जब हमने वेरी, यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। वेरिएबल पोटेंशियल को जब हमने पोटेंशियल को वेरी किया तो हमने देखा कि 54 वोल्ट इस तरफ पोटेंशियल बढ़ रहा है, इस तरफ को पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मियोनिक इमिशन के जरिए बाहर आ रहे हैं, डिटेक्टर पे डिटेक्ट होकर आ रहे हैं, उनको देखना, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि 54 वोल्ट एक ऐसा पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल से हमने अगर पोटेंशियल को मज़ीद बढ़ा भी दिया, हालांकि होना तो ये चाहिए था, थर्मियोनिक इमिशन ज़्यादा हुई है, लेकिन आपको इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे डिटेक्ट हुए वो कम हुए। ठीक है, उससे कम आए तब भी कम हुए। तो ये बिल्कुल वैसा पैटर्न है कि एक मैक्सिमम इस पोटेंशियल के ऊपर एक मैक्सिमा हमें मिला, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले, यहाँ पे डिटेक्ट हुए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक्सरे डाइफ्रैक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से रिलेट करवाना है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो पोटेंशियल है जहाँ पे, जिस पोटेंशियल पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मियोनिक इमिशन और स्कैटर होने के बाद डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुए। तो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इन प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच कर गई हैं। जिस तरह से यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा है, इसी तरह से एक्सरे डाइफ्रैक्शन में या डाइफ्रैक्शन में भी मैक्सिमा और मिनिमा होता है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो हमने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको समझ लिया। अब हम थोड़ा मैथमेटिकली भी देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं, क्या वो भी कंपेरेबल हैं या नहीं है, उनकी भी वेवलेंथ जो है वो सेम आती है या नहीं। अब ज़रा आइए इस तरफ, थ्योरेटिकल वेवलेंथ की तरफ। हमें पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को जब हमने एक्सेलरेट करवाया तो किस तरह से करवाया, उनके ऊपर वर्क डन हुआ यहाँ से वेरिएबल पोटेंशियल के जरिए, पोटेंशियल वेरी हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकले थर्मियोनिक इमिशन के जरिए। तो हमने एक्चुअली वर्क डन किया, वो वर्क डन अपेयर हुआ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से वहाँ से निकले, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो वर्क डन में कन्वर्ट हुई। हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल का रिलेशन हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर्स में। तो W/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो पोटेंशियल आपके पास आता है, यहाँ से अगर W निकालें तो QV है, और Q हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास ये वर्क डन आ जाएगा EV के इक्वल। इस वर्क डन को आप स्टूडेंट यहाँ पुट कर दें, पोटेंशियल ये V आपने याद रखना है, V जो कैपिटल है इसको पोटेंशियल के तौर पर आप रखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, और ये जो m इंटू वी है ये वेलोसिटी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हर जगह आप इसको कैपिटल कर लें थोड़ा सा बड़ा, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके। तो यहाँ पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2mv², और यहाँ पे जो हमें वर्क डन मिला वो मिला v इंटू ई। तो अगर हम इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें तो इधर आके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और m के साथ दोनों साइड्स पे आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा m² v² इज इक्वल टू 2ve, और साथ में m आ जाएगा, ये e भी साथ में। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने निकाल लिया mv को, क्योंकि इसका अंडर रूट हमने लिया तो mv बच गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, mv इज इक्वल टू 2mve। और हमने कहा हम थ्योरेटिकल बात करें, थ्योरी किसने पेश की थी, डी ब्रॉगले ने, उसका हाइपोथेसिस यूज करें जरा। उसने कहा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये वाला रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये mv की जो वैल्यू है ना, इसको उठा के यहाँ पुट कर दें तो आपके पास लैम्डा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, h/2m इंटू ve। इनमें सारी वैल्यूज रिप्लेस करें, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 इसके साथ वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैस की वैल्यू पुट कर दें, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल जिसके ऊपर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिले वो हमने लिखना है यहाँ पे, पोटेंशियल इस पे ये कितना है 54 वोल्ट के ऊपर हमें ज़्यादा मिले,
और ये यहाँ पे साथ उसका जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो हमने मेंशन किया। तो हमें थ्योरेटिकली जो वेवलेंथ मिलती है लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट क्या होता है? 10⁻⁻10। ये जो 10⁻⁻10 मीटर है इसको हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, तो थ्योरेटिकली हमें जो सजेस्ट की उसने डी ब्रॉगली ने वो कितनी है जी? 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब हम ज़रा देखते हैं कि क्या इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा डाइफ्रैक्शन है जो थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे इसमें डेविसन जर्मर में एक्सपेरिमेंट में ये भी प्रूव किया, यहाँ पे हमें मिल गई 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा डाइफ्रैक्शन की है, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ जो एक्स्ट्रा डाइफ्रैक्शन की मिलती है वो कितनी मिलती है। तो वहाँ पे स्टूडेंट आए तो वहाँ पे हमने ब्रैग्स इक्वेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा या फिर n लैम्डा। m या n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ डाइफ्रैक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन की बात करेंगे तो m इज इक्वल टू 1, और ये जो डिस्टेंस है इन दो प्लेन्स के दरमियान ये हमने यहाँ पे लिखा है। d कितना है? 0.91 एंगस्ट्रॉम मीन 10⁻⁻10 मीटर। और साथ में जो एंगल है, जिस एंगल के साथ ये वेव स्कैटर होकर वहाँ मिलती है, इसको आप क्या बोलेंगे? ग्लांसिंग एंगल। ठीक है जी, ये एंगल हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हमने जब वैल्यूज़ रिप्लेस की तो आप देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन ए को देखें और इक्वेशन बी को देखें। आप देख रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻10 यानी 1.66 एंगस्ट्रॉम और 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत ही करीब वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स थे वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। तो जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वही रिजल्ट्स बिल्कुल एक्स रे डाइफ्रैक्शन के हैं। तो इसका मतलब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने वाकई ही प्रूव कर दी उसकी डाइफ्रैक्शन। और डाइफ्रैक्शन किसकी होती है? वेव्स की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास मेथड है, ये हमने जो टेक्निक यूज़ की है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप किसी भी पार्टिकल को लेकर उसकी वेव नेचर को प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और इसका जो आइडिया था, जो हाइपोथेसिस था, वो किसने दिया? डी ब्रॉगली ने। ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इसमें 2 टॉपिक्स हमने कवर किए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।